तो हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हम आपके सामने बिहार बोर्ड 2016 का बिहार बोर्ड का बाबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के चले आए हैं। और सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके करेंगे। तो चलो भाई, 2016 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड का देखते हैं। भाई पहला क्वेश्चन है, वेक्टर पी आघूर्ण वाला, आघूर्ण मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। वेक्टर पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई इलेक्ट्रिक फील्ड वाले, यानी ई तीव्रता वाले, ई वेक्टर तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क, टॉर्क यानी बलाघूर्ण। बाबू वैसे हम जानते हैं, अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रेखाओं से दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। और अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर में कोई डाईपोल रख दिया जाए बाबू, ये डाईपोल, डाईपोल में बाबू दो चार्ज होते हैं, एक होता है माइनस चार्ज और एक वो प्लस चार्ज। तो एक्चुअली अगर तुम डाईपोल रखोगे ना, अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड में बाबू कोई डाईपोल रखोगे तो डाईपोल में दो चार्ज होते हैं, वो प्लस क्यू एगो माइनस क्यू। तो प्लस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में बल लगता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में बल लगता है, और माइनस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट बल लगता है। ये दोनों बल मिल करके इस डाईपोल को घुमाने का प्रयास करते हैं, इस डाईपोल को इधर घुमाने का प्रयास करते हैं, और ये बल का घुमाव जो होता है वो बलाघूर्ण कहलाता है। और इस डाईपोल पर बाबू, इस डाईपोल पर जो बलाघूर्ण लगता है वो बलाघूर्ण टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा। बाबू कोई डाईपोल जिसका डाईपोल मोमेंट पी हो, वो ई इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा कोण पर रखा हो, तो उस डाईपोल पर लगने वाला बलाघूर्ण, डाईपोल पर बलाघूर्ण टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा। और इस टाउ को वेक्टर रूप में लिखें तो टाउ वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, यही लिखा जाता है। तो बाबू एक डाईपोल है जिसका डाईपोल मोमेंट पी है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो उस डाईपोल पर लगने वाला बलाघूर्ण होगा टाउ वेक्टर बराबर पी क्रॉस ई वेक्टर। राइट ऑप्शन ए। समझ रहे ना भाई, क्वेश्चन कह रहा है पी वेक्टर, वेक्टर पी आघूर्ण वाला, यानी वेक्टर पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव यानी डाईपोल ई वेक्टर वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है। बाबू पी डाईपोल मोमेंट है और ई वेक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो उस पर लगने वाला बलाघूर्ण टाउ क्या होगा, टाउ बराबर होता है पी साइन थीटा। बलाघूर्ण टाउ बराबर पी साइन थीटा, यानी पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, तो जो बलाघूर्ण लगेगा वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई होगा। राइट ऑप्शन ए। चलो भाई, सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं, बैठाते हैं भाई, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। भारी क्वेश्चन नहीं, बहुत आसान है सेकंड नंबर क्वेश्चन। बहुत सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है, दिए गए फिगर में ए और बी के बीच तुल्य धारिता क्या होगी। बाबू बिंदु ए और बिंदु बी, ए और बी के बीच हमको तुल्य धारिता निकालनी है। बाबू वैसे हम बता दें आपको जानकारी के लिए, अगर संधारित्र जुड़े हों सी सी सी, इसकी भी धारिता सेम है सी सी सी, तो इसकी तुल्य, तुल्य मतलब होता है सबके बदले एक ठो, तो सी सी दो को रहता है ना, खाली सी सी रहता है तो सी सी का सी बाई टू, सी 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 रहेगा तो सी बाई थ्री, एन को रहेगा सी बाई एन, सी 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 चार ठो रहेगा तो सी बाई फोर, पाँच को रहेगा सी बाई फोर, सी बाई फाइव हो जाएगा। ठीक है भाई, वही सीरीज में बस उतना गुना कम हो जाता है संधारित्र के लिए। संधारित्र में बाबू आपको तीन संधारित्र, इसकी भी धारिता सी, इसकी भी धारिता सी, इसकी भी सी, सी 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 अगर श्रेणी क्रम में है तीनों संधारित्र, तो तुल्य धारिता होगी सी बाई थ्री, सी सी का सी बाई टू, सी 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 का सी बाई थ्री, सी 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 का सी बाई फोर, एन को रहेगा तो सी बाई एन। सीरीज में उतना गुना घटता है, पैरेलल में बाबू बढ़ जाता है, जुट जाता है डायरेक्ट ना जी। सी सी का पैरेलल में टू सी सी का थ्री सी का फोर सी। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो चलो भाई, अब तो हमारे लिए तो एकदम हलवा पूड़ी हो गया। देखो, कह रहा है बाबू ए, बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालिए। बोलो ये छः और छः सीरीज में है, सीरीज में है तो सी सी का सी बाई टू, तो छः और छः का छः, छः का छः बटा दो मतलब तीन, तो छः छः का तीन हो गया, तो ऊपर में बाबू बस तीन हो गया, छः छः का तीन माइक्रो फैराड लिख दो, और नीचे
नीचे तो 6 है, ये है 6 माइक्रोफैराड, ऊपर 6 6 का 3 हो गया और नीचे 6 है, ये है पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। तो अब ए और बी के बीच ये दोनों पैरेलल में है, समानांतर क्रम में है, तो 3 और 6 समानांतर में डायरेक्ट जुड़ता है, 3 और 6 का 9, 3 6 का 9, तो राइट ऑप्शन सी। तो चलिए 2 नंबर तो हो गया भाई 9 माइक्रोफैराड। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। कह रहा है विद्युतीय परिपथ की शक्ति होती है बाबू किसी भी विद्युतीय परिपथ में खर्च होने वाली शक्ति, खर्च होने वाला पावर पी बराबर होता है पावर पी बराबर वी स्क्वायर बाई आर, पावर का फॉर्मूला ही होता है। किसी परिपथ में खर्च होने वाली शक्ति, किसी सर्किट में बाबू कंज्यूम्ड पावर जो होता है पावर पी बराबर होता है वी स्क्वायर बाई आर, वोल्टेज का स्क्वायर बाई रेसिस्टेंस। तो वो कहता है विद्युतीय परिपथ की शक्ति, वो शक्ति का फॉर्मूला होता है पी बराबर वी स्क्वायर बाई आर, राइट ऑप्शन सी। 4 नंबर देखिए, कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र को बाबू बी वेक्टर से डिनोट करते हैं, बी। तो चुंबकीय क्षेत्र बी की बीमा क्या है बाबू, इसकी बीमा हम निकाल के दिखाएंगे कि क्या है। बढ़िया क्वेश्चन है। तो चुंबकीय क्षेत्र बी की बीमा बाबू आपको शायद पता होगा, मैग्नेटिक फोर्स एफ बराबर होता है क्यू वी बी साइन थीटा। मैग्नेटिक फोर्स एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। एफ है मैग्नेटिक फोर्स, क्यू है आवेश, भी है वेग, बी है चुंबकीय क्षेत्र, साइन थीटा तो समझ ही रहे हो। तो इसमें बाबू बी चुंबकीय क्षेत्र है, बी का बीमा निकालना है। तो चुंबकीय क्षेत्र बाबू बी की बीमा निकालनी है। तो चुंबकीय बल एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, तो बी निकालो ना, तो बी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, बी बराबर तुम अकेले लिख सकते हो, बी बराबर एफ बटा क्यू भी साइन थीटा। इसलिए बी की बीमा बराबर एफ की बीमा, क्यू की बीमा, भी की बीमा, साइन थीटा की बीमा। साइन थीटा कॉस थीटा का नहीं होता है तो काट दो, खत्म कर दो। और एफ क्या है, एफ है बल, एफ बल है, बल की बीमा आप सबको मालूम होगा, बल का एम एल टी माइनस टू। क्यू है बाबू आवेश, आवेश की बीमा ए टी, याद रखिएगा आवेश क्यू का बीमा ए टी। भी है वेग, 11th में ही पढ़े, वेग की बीमा एल टी माइनस वन, वेग का एल टी माइनस वन। तो टी से टी माइनस वन गया, टी माइनस वन गया और एल एल गया। तो चुंबकीय क्षेत्र बी की बीमा बची बाबू एम टी माइनस टू, ऊपर ए जाएगा तो ए माइनस वन, तो एम टी माइनस टू ए माइनस वन। कभी कभी ए को आई भी लिखते हैं तो आई माइनस वन, तो एम टी माइनस टू आई माइनस वन, इट्स योर डायमेंशन ऑफ बी, एम टी माइनस टू आई माइनस वन, राइट ऑप्शन ए। ठीक है, अच्छी बात है। बाबू 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेंज का नियम संबद्ध है मतलब जुड़ा हुआ है। बाबू लेंज का नियम किस पर आधारित होता है, लेंज का नियम हमेशा याद रखेंगे, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो लेंज का नियम संबद्ध है, लेंज का नियम आधारित है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। बहुत अच्छा, मिटाते हैं भाई। आगे के क्वेश्चन में हमको हल्का सा कुछ काम करना पड़ेगा भाई। 6 नंबर भाई, 6 नंबर कह रहा है कि एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक। बहु शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को कहते हैं कॉस फाई। एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर क्या होता है, वो एल आर जिसमें एल हो और आर हो। तो वो ऐसा क्वेश्चन रहे ना, शक्ति गुणांक या कलांतर या प्रतिघात प्रतिबाधा, जो भी हो क्वेश्चन ऐसा, तो बस हम इसी तरह बनाते हैं। और कह रहा है कि एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर कॉस फाई क्या होता है। वो एल आर परिपथ है ना, तो पहले आर के लिए, आर का प्रतिरोध हम ऐसे दे दें, प्रतिरोध के लिए आर ऐसे दे दें, और एल, एल है प्रेरक का स्व प्रेरकत्व, तो एल के लिए हमको ओमेगा एल लेना होगा। ठीक है, आर के लिए आर दे दिए, ये ओमेगा एल दे दिए, और बाबू इसको आधार मान लिए, इसको लंब मान लिए, तो कर्ण कितना होगा, कर्ण की लंबाई हो जाएगी बाबू, कर्ण हो जाएगा रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, और ये वाला एंगल होता है बाबू फाई। तो अब हमको शक्ति गुणांक निकालना है यानी कॉस फाई, तो कॉस फाई बराबर क्या होगा, कॉस फाई बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आर बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर
एल स्क्वायर, यही हो जाएगा बाबू आर एल सर्किट का शक्ति गुणांक, आर बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, राइट ऑप्शन बी। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई अपना 7 नंबर क्वेश्चन। भी 7 नंबर क्वेश्चन कहता है जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है। बाबू जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होगा। वैसे बाबू हम बता दें, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड, बाबू मैग्नेटिक फील्ड को हम रेखाओं से दिखा रहे हैं। अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चुंबकीय सुई लटका दें, या कोई चुंबक हम लटका दें, या कोई चुंबकीय सुई लटका दें, तो ये दोलन करती है। दोलन करती है तो इसका आवर्तकाल, आवर्तकाल मतलब एक दोलन पूरा करने में लगा हुआ समय, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है ना, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसी को कहते हैं आवर्तकाल। तो बाबू वैसे जानना चाहिए कि किसी चुंबकीय सुई को मैग्नेटिक फील्ड में लटकाते हैं तो उसका आवर्तकाल टी बराबर होता है, टी बराबर 2 पाई रूट अंडर आई बाई एम बी। तो ये तो 2 पाई कांस्टेंट है, आई और एम ये कांस्टेंट ही है, तो टाइम पीरियड टी बाबू रूट अंडर बी के व्युत्क्रमानुपाती है। टाइम पीरियड टी जो है रूट अंडर बी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो बाबू अब बोलो ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड बी को चरगुना कर दें, मैग्नेटिक फील्ड बी को चरगुना कर दें, तो अगर बी के अंदर 4b, ये बी 4 गुना हो जाए, ये 4 गुना हो जाए, तो 4 का रूट क्या होता है, 4 का रूट मतलब 2। तो मैग्नेटिक फील्ड बी अगर 4 गुना हो जाए तो 4 का रूट 2, यानी टाइम पीरियड बाबू 2 गुना घट जाएगा, यानी आधा हो जाएगा ना जी। क्यों, बी अगर 4 गुना हो जाए, बी बाबू 4 गुना हो जाए तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये 2 गुना बढ़ रहा है तो टाइम पीरियड 2 गुना घट जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है, 2 गुना घट जाएगा, यानी आवर्तकाल हो जाएगा बाबू आधा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, चलिए 7 नंबर तो हो गया। अब देखते हैं भाई अपना 8वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है जी कि खगोलीय दूरदर्शक में, यानी खगोलीय टेलीस्कोप में अंतिम प्रतिम कैसा होता है। बहु वैसे आपको पता होगा खगोलीय टेलीस्कोप में अंतिम प्रतिम आभासी और उल्टा होता है। क्यों, खगोलीय टेलीस्कोप में आपको पता है कि 2 उत्तल लेंस होते हैं, खगोलीय टेलीस्कोप में वह 2 उत्तल लेंस होते हैं। तो भाई खगोलीय टेलीस्कोप में ये वाला जो लेंस होता है बाबू, इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, और खगोलीय टेलीस्कोप में ये जो होता है आई पीस, ये आई पीस लेंस होता है। और इसी के पास हम अपना आंख रख करके देखते हैं। खगोलीय टेलीस्कोप में होता क्या है भाई, खगोलीय टेलीस्कोप में पहला ऑब्जेक्टिव लेंस है, दूसरा आई पीस लेंस है। तो खगोलीय टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है ना, वो ऑब्जेक्टिव लेंस बाबू बहुत दूरी पर या अनंत पर रखे हुए वस्तु का प्रतिम ए बी बनाता है। और ये बना हुआ प्रतिम, ये बना हुआ प्रतिम ए बी जो होता है, इस आई पीस के लिए वस्तु का काम करता है, और आई पीस इसका फाइनल इमेज वस्तु के सापेक्ष उल्टा बना देता है। ठीक है, ये आई पीस बाबू वस्तु के सापेक्ष अब उल्टा इमेज बना देता है, और ये आभासी इमेज बनता है, ये आभासी इमेज ऐसे बनता है, यहाँ पे फाइनल इमेज बनता है। इस ए बी का भी, इस ए बी का भी फाइनल इमेज ए डैश बी डैश बनता है। तो बाबू खगोलीय टेलीस्कोप में 2 लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, एक आई पीस होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है, ऑब्जेक्टिव लेंस बाबू ये वाला ऑब्जेक्टिव लेंस अनंत वाले वस्तु का प्रतिम अपने फोकस तल पे बनाता है, और ये ए बी बना हुआ इमेज जो है वो आई पीस के लिए वस्तु बन जाता है। और फिर आई पीस को हम इधर उधर ऐसे खसकाते हैं कि ए बी आई पीस के फोकस के अंदर अंदर पड़ जाए, और ए बी का फाइनल इमेज ए डैश बी डैश बने। तो बाबू ये देखने में लग रहा है कि वस्तु इस तरह, वस्तु सीधा है, और सीधे वस्तु का
फाइनल इमेज उल्टा बन रहा है और ये आभासी है, क्योंकि यहाँ पे किरणें क्या हो रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो बाबू याद रखना, खगोलीय टेलीस्कोप में बना हुआ अंतिम प्रतिबिंब आभासी और उल्टा होता है। काल्पनिक और उल्टा, राइट ऑप्शन सी। बाबू कह रहा है 9 नंबर, बीटा किरणें। बीटा किरणें मतलब इलेक्ट्रॉन। बीटा किरणें, बीटा किरणें मतलब बाबू तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन, तेजी से चलता हुआ इलेक्ट्रॉन। बीटा किरणें यानी इलेक्ट्रॉन विक्षेपित होती हैं। तो बाबू इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और आवेश किस में विक्षेपित होता है? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में नहीं। हाँ, विद्युतीय क्षेत्र ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र भी ठीक है, क्योंकि विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में ताकत होती है आवेश को डिफ्लेक्ट कर सके, आवेश का रास्ता चेंज कर सके। तो बीटा किरणें विक्षेपित होती हैं। बीटा किरणें विक्षेपित मतलब अपने रास्ते से विक्षेपित हो जाती है, अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो जाती हैं बीटा किरणें। तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में नहीं होती है, विद्युतीय क्षेत्र में भी होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र में, यानी विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्रों में। राइट ऑप्शन डी। अब 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नॉर गेट के लिए बूलियन व्यंजक है। नॉर गेट बना है नॉट तथा और से, तो नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक है बाबू। और के लिए क्या है? वो और के लिए y बराबर a और b, और मतलब प्लस होता है। और गेट का बुलियन व्यंजक है y बराबर a और b, और का है a और b, और नॉर का होगा a और b का बार, तो y बराबर a और b का बार। तो बाबू y बराबर a और b का बार, राइट ऑप्शन डी। बहुत अच्छा, थोड़ा सा भी मिटा लिया जाए ताकि जगह बन जाए क्वेश्चन और भी करने के लिए ना जी। अब देखिए 11 नंबर बाबू, इसको पहले भी बनाया हम बाबू। 64 समरूप बूंदें हैं, 64 समरूप बूंदें हैं, जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिल करके एक बड़ी बूंद बनाते हैं। तो बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी बाबू? छोटी छोटी 64 ठो समरूप बूंदें हैं बाबू, छोटी छोटी, एक्चुअली पारे की छोटी छोटी बूंदें हैं, ठीक है। आप अगर आप भारती भवन का बुक देखेंगे तो ये क्वेश्चन पारे वाला है, ठीक है बाबू। कह रहा है कि छोटी छोटी बाबू 64 बूंदें, नंबर ऑफ बूंदें एन कितना है? 64। छोटी छोटी एन बराबर 64 छोटी छोटी बूंदें हैं, जिन्हें प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता बाबू, हर छोटे बूंद की धारिता, छोटे बूंद की धारिता C1 कितनी है? 5 माइक्रो फैराड। प्रत्येक छोटे बूंद की धारिता है 5 माइक्रो फैराड बाबू। अब 64 बूंद को मिला करके एक बड़का बूंद बनाए, तो इस बड़े बूंद की नई धारिता C2 क्या करनी है? निकाल देनी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बाबू 64 छोटी छोटी समरूप बूंदें हैं, एन बूंदों की संख्या एन बराबर 64। 64 छोटी छोटी समरूप बूंदें बाबू, 64 हो, 64 हो छोटा 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 समरूप बूंदें हैं, एन बराबर 64 बूंदें हैं। हर छोटे बूंद की धारिता C1 5 माइक्रोफैराड है, और बाबू 64 को मिला करके एक बड़ा बूंद बनाए, तो बड़े बूंद की धारिता C2 क्या होगी? आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है। छोटी छोटी बूंद को मिला के बड़ी बूंद बनाए, तो बड़े बूंद की धारिता C2 का सूत्र होता है C2 बराबर एन के पावर 1/3 C1। C2 बराबर एन के पावर 1/3 C1। एन कितनी है? एन है 64 बूंद है, तो एन है 64, 64 के पावर 1/3 इंटू C1 है। छोटे बूंद की धारिता C1 5 माइक्रोफैराड। 64 क्या होता है बाबू? 64 को खुद 4 का क्यू लिख सकते हैं, और इसका पावर 1/3 इंटू 5, 3 से 1/3 चल जाएगा, 4 5 20 माइक्रोफैराड। तो बाबू हर एक छोटे बूंद की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, तो बड़ी बूंद मिलेगी, बड़ी बूंद बन जाएगी, तो उसकी धारिता 20 माइक्रोफैराड हो जाएगी। राइट ऑप्शन डी। 12 नंबर देखेंगे, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। याद रखेंगे बाबू, ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है कि विद्युतीय परिपथ में किसी भी बिंदु पर बाबू, विद्युतीय परिपथ में किसी भी बिंदु पर, जैसे इस वाले जंक्शन पर, इस वाले बिंदु पर धाराओं का टोटल योग क्या होगा? 0। जितनी धारा इस बिंदु पर आएगी बह के I1 + I2 + I3, उतनी निकल के चली जाएगी I4 + I5। तो कहने का मतलब ये है बाबू कि किसी भी बिंदु पर, विद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर, किसी भी जंक्शन पर धाराओं का कुल योग 0 होता है, क्योंकि जितनी धारा बह के आती है उतनी निकल जाती है। टोटल इनकमिंग करंट I1 + I2 + I3 बराबर टोटल आउटगोइंग करंट I4 + I5। ओके,
तो विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। राइट ऑप्शन ए। बाबू ये एक्चुअली किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। 13 नंबर देखिए, विद्युत वाहक बल की बीमा है। बाबू विद्युत वाहक बल या विभवांतर या विभव, तीनों की बीमा सेम होती है। विद्युत वाहक बल को ई से डिनोट करते हैं। विद्युत वाहक बल ई मतलब विभवांतर भी, और विभवांतर भी बराबर डब्लू बाई क्यू। विभवांतर भी बराबर होता है डब्लू बाई क्यू। तो इसलिए ई की बीमा बराबर डब्लू बटा क्यू की बीमा। डब्लू क्या है? वो डब्लू कार्य है, और डब्लू कार्य है, कार्य की बीमा क्या होती है? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और बटा क्यू है आवेश, आवेश की बीमा आई टी या ए टी। इसमें आई के रूप में दिया है तो आई टी लिख देते हैं। तो डब्लू है कार्य, डब्लू कार्य है, कार्य की बीमा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और क्यू है आवेश, आवेश क्यू की बीमा आई टी। बहुत अच्छा। अब क्या करते हैं बाबू, आप बताओ। थोड़ा सा मिटाते हैं, थोड़ा सा बढ़िया से मिटा दें, क्या दिक्कत है। चलो जी, क्वेश्चन क्या था आपका? अभी क्वेश्चन था विद्युत वाहक बल। वो क्वेश्चन फिर से देख लो यहाँ पे। क्वेश्चन है 13 नंबर, बढ़िया से मिटा दिए एकदम ना। 13 नंबर क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल की बीमा है। बाबू विद्युत वाहक बल होता है ई। विद्युत वाहक बल को किससे डिनोट करते हैं? विद्युत वाहक बल को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। और यही विद्युत वाहक बल मतलब विभवांतर भी बराबर होता है डब्लू बाई क्यू। इसलिए विद्युत वाहक बल ई की बीमा बराबर डब्लू की बीमा बटा क्यू की बीमा। डब्लू है कार्य, डब्लू कार्य है, कार्य की बीमा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और बटा क्यू है आवेश, आवेश की ए टी या कभी कभी आई टी ना जी। आई टी, टी मतलब टी पावर वन, ऊपर जाएगा टी पावर माइनस वन, माइनस टू मिलकर माइनस थ्री हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, आई ऊपर जाएगा आई माइनस वन। तो वो विद्युत वाहक बल की बीमा होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री आई माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री आई माइनस वन, या वही ए माइनस वन, कुछ भी कहो। 14 नंबर क्वेश्चन बाबू देखिए, कह रहा है एम्पियर घंटा मात्रक होता है। एम्पियर घंटा बाबू आवेश का मात्रक होता है। क्यों? देख लो, धारा आई बराबर होता है क्यू बाई टी। धारा आई बराबर क्यू बाई टी, तो आवेश क्यू बराबर क्या हो गया होगा? क्यू बराबर हो जाएगा बाबू आई टी। आई है धारा, आई धारा है, धारा को एम्पियर में नाप दीजिए, और मन करे तो टाइम को सेकंड में मापिए, और मन करे तो टाइम को घंटा में। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? आवेश का। तो एम्पियर घंटा मात्रक होता है बाबू आवेश का। और वैसे हम आपको बता दें, एक एम्पियर घंटा, ये आवेश का बड़ा मात्रक है, एक एम्पियर घंटा बराबर 3600 कूलाम होता है। तो एम्पियर घंटा, एक एम्पियर घंटा 3600 कूलाम, मतलब कूलाम मतलब आवेश का मात्रक है। 15 नंबर, प्रतिघात का मात्रक। बाबू प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा, तीनों का मात्रक होता है ओम ना। तो प्रतिघात का मात्रक होता है बी नंबर ओम। बाबू 16 नंबर, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है, कहाँ से प्रवेश कर रही है? कुछ नहीं कह रहा है तो निर्वात से। जब प्रकाश की किरण निर्वात से ग्लास के स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य है। बाबू निर्वात से, अगर निर्वात से प्रकाश ग्लास के स्लैब में प्रवेश करेगा तो ग्लास में जाने पर तो चाल घटेगा, चाल घटेगा तो तरंग दैर्घ्य भी घट जाएगा। तो इसका तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ क्या होता है? घट जाता है। बाबू 17 नंबर, जब किसी एमीटर को संट किया जाता है तो इसकी माप सीमा बढ़ती है। बाबू जान लो, जब भी कोई एमीटर हो, एमीटर की संटिंग कर दें, संट जोड़ देते हैं, तो इससे और अधिक मान के धारा को मापा जा सकता है, यानी इसकी माप सीमा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, मापने की सीमा बढ़ जाएगी। तो बाबू याद रखना, जब भी किसी एमीटर की संटिंग करते हैं, संट जोड़ देते हैं, तो इसकी माप सीमा में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा धारा संट से होकर गुजर जाती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा धारा को मीजर कर सकते हैं। 18 नंबर जी, स्व प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक। बाबू स्व प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक होता है हेनरी। स्व प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक हेनरी होता है। राइट ऑप्शन डी। क्यों? कूलाम तो आवेश का मात्रक है, ओम प्रतिरोध का है, वोल्ट विभवांतर का है,
हेनरी किसका मात्रक है? स्वप्रेरकत्व का। तो स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक हेनरी होता है। अब देखिए भाई 19 नंबर क्वेश्चन, तप्त तार एमीटर, हॉट वायर एमीटर। बाबू ये याद रखना, तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्गमान। बाबू मूल औसत वर्गमान यानी आरएमएस करंट जिसको कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर करंट। रूट मीन स्क्वायर करंट इसीलिए डिफाइन किया गया है क्योंकि एसी जितना हीटिंग इफेक्ट पैदा करता है, वो एसी जितना हीटिंग इफेक्ट पैदा करता है उसी को देखते हुए ही आरएमएस करंट को परिभाषित किया गया है। तो याद रखना, तप्त तार एमीटर क्या मापता है? तो तप्त तार एमीटर प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान या मूल औसत वर्ग मान मापता है। ठीक है, राइट ऑप्शन सी। 20 नंबर देखेंगे बाबू। 20 नंबर कहता है कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 N2 लपेटे हैं, तो क्या सही है? बाबू ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप मतलब वोल्टेज बढ़ाना है। वोल्टेज बढ़ाने के लिए प्राइमरी में कम फेरा, प्राइमरी कॉइल में कम फेरा, और वोल्टेज बढ़ाना है ना तो सेकेंडरी में तुम फेरे बढ़ा दो। सेकेंडरी में फेरे बढ़ जाएगा ना तो वोल्टेज सेकेंडरी में बढ़ जाता है। सेकेंडरी कॉइल, तो प्राइमरी में फेरे हैं N1, सेकेंडरी में N2, तो N2 ज़्यादा होना चाहिए, N1 कम होना चाहिए, तो N2 इज ग्रेटर देन N1, राइट ऑप्शन बी। भाई क्या कह रहा है? किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई मतलब स्टेप अप मतलब वोल्टेज बढ़ाने वाला। बहुत ट्रांसफार्मर में दो गो कॉइल होता है, एगो प्राइमरी एगो सेकेंडरी। वोल्टेज बढ़ाने वाला बनाना है तो सेकेंडरी में फेरा बढ़ा दो, फेरा बढ़ गया यानी N2 ज़्यादा होगा और N1 कम होगा। 21 नंबर बाबू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाबू ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा हम लोग ऊर्जा मापते हैं। 22 नंबर देखिए, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। बाबू डायनेमो किसके सिद्धांत पर आधारित है? डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। 23 नंबर देखिए, चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है। बाबू चुंबकीय आघूर्ण, जिस तरह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसी तरह चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। चुंबकीय आघूर्ण M बराबर होता है IA। चुंबकीय आघूर्ण M बराबर IA। IA धारा, धारा का एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो वो चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। बोलो 24 नंबर, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर आधारित है? हम तो पढ़ भी किए भाई, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता है। बाबू 25 नंबर कह रहा है, जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता बढ़ती है। माइक्रोस्कोप है ना, माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई, नलिया की लंबाई बढ़ा दोगे ना, यानी दोनों लेंसों के बीच की दूरी बढ़ा दोगे तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता उसके नली की लंबाई के सीधे समानुपाती होती है। माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता नली की लंबाई के समानुपाती है, तो नली की लंबाई बढ़ेगी तो आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। 26 नंबर, लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा है। वो लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा Hc/λ, फोटोन की ऊर्जा Hc/λ होती है। वैसे फोटोन की ऊर्जा का हम लोग 6 गो फॉर्मूला पढ़े हैं, एगो दूगो ना 6 गो। अब देखो भाई 27 नंबर, निम्नांकित में किसकी महत्तम वेधन क्षमता है? बाबू वेधने की क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी है? गामा किरणों की। सबसे ज़्यादा गामा किरणें वेधन क्षमता होती है उनमें, और उसके बाद से एक्सरे की ना जी। तो महत्तम वेधन क्षमता है किसकी? गामा किरणों की। गामा के बाद वो एक्सरे का होता है, ओकरा बाद से कैथोड का होता है, उसके बाद से अल्फा रे का। अल्फा किरणों का सबसे कम होता है। योर लास्ट क्वेश्चन भाई, पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक। वो अर्धचालक तो दो टाइप का होता है, वो पी टाइप एगो एन टाइप। पी टाइप में धारा, पी मतलब पॉजिटिव टाइप, पॉजिटिव टाइप में धारा बहती है होल के कारण। तो पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होल होते हैं। एक्चुअली पी टाइप के अर्धचालक में मैक्सिमम धारा होल के चलते बहती है और हल्की फुल्की धारा इलेक्ट्रॉन के चलती बहती है, क्योंकि एक्चुअली पी टाइप के सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं एंड द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो भाई आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप सीधे हमारे को कॉल कीजिए। भाई
ये बात आप फैलाइए। आप सभी से हम हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि सभी कोई इस वीडियो को जहाँ तक हो सके वहाँ तक शेयर कीजिए, ताकि सब किसी को फ़ायदा मिल सके। ठीक है? ओके, थैंक यू, गुड नाइट, नमस्कार।